दोस्तों, आज हम राजपाल एंड सन्स के निमंत्रण पर भगत सिंह एक क्रांतिकारी विचारक इस विषय पर चर्चा करेंगे। भगत सिंह का नाम तो सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उनके नाम के साथ बहुत सारी ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं जिनमें से कुछ दंत कथाएं जैसी हैं। उनकी वास्तविकता क्या थी, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी छवि को एक बस बहादुर नौजवान या देशभक्त नौजवान उस तक सीमित कर दिया गया है। यह छवि अधूरी छवि है। इसलिए जरूरी ये है कि उनके व्यक्तित्व की जो वास्तविकता है उसको ठीक से समझा जाना चाहिए। आज के भारत के हालात के समय में जैसे हालात आजकल हैं, उसमें उनकी वैचारिक छवि को समझना, उनके वैचारिक व्यक्तित्व को समझना और भी ज़्यादा जरूरी हो गया है। मैंने उनके जीवन के बारे में आप सब लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन उनके वैचारिक रूप के बारे में लोग कम जानते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में अब इतनी किताबें छप गई हैं खुद भगत सिंह के अपने लेखन की, खुद उनकी अपनी रचनाओं की, जो 70 से पहले तक किसी एक किताब में, यानी 1970 से पहले तक कोई भी एक किताब ऐसी नहीं थी जिसमें भगत सिंह का लेखन एक संकलन में शामिल हो। उस वक्त सिर्फ छिटपुट लेख उनके छपे हुए मिलते थे, और जो लेख उनके जीवन काल में भी छपते थे। यानी उनकी उम्र तो कुल 23.5 साल की थी जब वो फांसी पे चढ़े। उसके बावजूद उनके जीवन काल में भी उनकी कुछ चीज़ें छपती थी। खास तौर पे जिन दिनों उनका मुकदमा चल रहा था, मैंने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में, जिसको आजकल पार्लियामेंट कहते हैं, उसमें बम फेंकने के बाद वो गिरफ्तार हुए, और 23 मार्च 1931 को 2 साल बाद, 2 हफ्ते कम 2 साल से, तो वो फांसी पे चढ़े। लेकिन उस दौरान उस वक्त के अखबारों में, उस वक्त की पत्रिकाओं में, हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, उर्दू में और शायद मराठी बंगाली में भी अनुवाद के जरिए बहुत सारा, क्योंकि उनके मुकदमे की कार्रवाई पूरे हिंदुस्तान में, या कहना चाहिए कि दुनिया के कुछ और देशों के अखबारों में भी बाकायदे छपती थी। और ख़ास तौर पे ट्रिब्यून में तो फ्रंट पेज पे छपती थी, कलकत्ता में अमृत बाजार पत्रिका में छपती थी, और बॉम्बे में टाइम्स ऑफ इंडिया में और दूसरे अखबारों में छपती थी। तो उस वक्त उनके जो कई चीज़ें, जो आज मैंने, जो राजपाल एंड सन्स ने भी 1977 में सबसे पहले, मैं आपको थोड़ा सा उनके लेखन के बारे में बता दूं कि कैसे धीरे धीरे उनका लेखन सामने आया। मैंने किताब के रूप में सबसे पहले, अगर किसी ने इसको संकलित किया, तो ये मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ। पता नहीं शायद आपको ठीक से दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही। ये पंजाबी में 1974 में छपी थी। इसका किताब का नाम है लिखता राइटिंग्स, शहीद भगत सिंह अते साथी। ये हमारे पंजाबी के बहुत मशहूर कवि
आप भी उनको जानते हैं हिंदी में, उनका अनुवाद हुआ है हिंदी में काफ़ी। अमरजीत चंदन ने इसको संपादित किया था। जिस वक्त इसमें करीब 28-29 उनके कुछ खत और कुछ लेख वगैरह इसमें छपे। उसके बाद मैंने हिंदी में मुक्ति पत्रिका निकलती थी, जिसे त्रिनेत्र जोशी, सुरेश सलील ये सब लोग निकालते थे। उस मुक्ति पत्रिका के 2 विशेषांक भगत सिंह पर निकले। ये शायद इस किताब से भी पहले निकले, 72-73 के आसपास वो अंक निकले। उन 2 अंकों में लगातार भगत सिंह की रचनाएं छापी गई और हिंदी में सबसे पहला संकलन अगर उनकी राइटिंग का छपा तो वो राजपाल एंड सन्स से ही पत्र और दस्तावेज, ये मेरे पास ये जो है ये संस्करण है, मैं आपको बताऊं, ये 77 में वैसे पहली बार छपा था और ये मेरे पास 1983 का संस्करण है। उस वक्त इसका मूल दाम 20 रुपये था। ये जब मैं जेएनयू में था तब शायद मैंने इसको लिया होगा। तो पत्र और दस्तावेज ये 1977 में छप कर आया। उसके बाद से मैंने भगत सिंह, उसके बाद फिर पंजाबी में एक बड़ा संकलन भगत सिंह ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ दस्तावेज, ये जगमोहन सिंह जो भगत सिंह के भांजे हैं। इंसिडेंटली ये पत्र और दस्तावेज संकलन जो है इसकी प्रमाणिकता इस बात में भी है कि इसको संपादित किया भगत सिंह की सगी भतीजी वीरेंद्र सिंधु ने, जो आजकल अस्वस्थ है बहुत ज़्यादा, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र हो गई, इंग्लैंड में रहती हैं। और पंजाबी वाला संकलन 1984 में, जिसमें और ज़्यादा रचनाएं शामिल की गई और उसमें भगत सिंह के साथ उनके साथियों की रचनाएं शामिल की गई, वह 1984 में जगमोहन सिंह जो उनके सगे भांजे हैं, बीबी अमर कौर के बेटे, वीरेंद्र सिंधु सरदार कुलतार सिंह की बेटी हैं, जो कभी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे और वो सहारनपुर से एमएलए वगैरह कांग्रेस की पार्टी के टिकट पे जीते थे। और उसके बाद से तो फिर एक क्रम चला रचनाओं का, जिसमें हमारी किताब मेरी और जगमोहन सिंह के साथ मिलकर लिखी हुई भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, खुद फिर मेरे अपने अकेले संपादित किए हुए भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज, और अभी हाल में 4 खंडों में हिंदी में ही हमने भगत सिंह का संपूर्ण लेखन। तो इसके साथ साथ अंग्रेजी में भी, अब अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, बंगाली, और ये अंग्रेजी में 700 पन्ने में हार्पर एंड कॉलिन से ये बड़ा संकलन आया है, द भगत सिंह रीडर। इनमें अब तक कुल मिलाकर उनकी 130 रचनाएं, मैंने उनके खत, उनके लेख, उनके रेखाचित्र और इन 130 रचनाओं के साथ साथ उनकी जेल नोटबुक, जो बहुत मशहूर हुई, हालांकि वो उनके शहादत के 60 साल बाद तक भी नहीं छप पाई थी। मैंने पहली बार वो 1994 में ही छपकर सामने आई। जयपुर से भूपेंद्र हुड्डा ने उसके लिए काफ़ी प्रयास किए और पहली बार उन्होंने उसको छापा। आज वो जेल नोटबुक हिंदुस्तान की लगभग हर जुबान में छप चुकी है और उसका लगभग तमाम ज़बानों में जेल नोटबुक मूलतः अंग्रेजी में थी। असल में जेल नोटबुक कोई भगत सिंह के अपने लिखी हुई किताब नहीं है। जेल नोटबुक में भगत सिंह ने जेल के दौरान रहते हुए जितनी किताबें मंगवाकर जेल के अंदर पढ़ी, उन सब के नोट्स लिए हुए, और वो नोट्स इतने महत्वपूर्ण हैं कि जिससे उनकी छवि का असल में रूप ही बदल गया। जेल नोटबुक के सामने आने के बाद लोगों को भगत सिंह का वास्तविक रूप जो है, उनका व्यक्तित्व क्या था, उनके विचार क्या थे, उनका एक क्रांतिकारी विचारक का, जिसका आज हमने टाइटल रखा है कि भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारक, भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारक का रूप सामने उस जेल नोटबुक से कुछ ज़्यादा आया। लेकिन फिर भी उनके क्रांतिकारी विचारक के रूप को उभारने में जो सबसे पहला, जिसको कहना चाहिए, जिनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, वो प्रोफेसर बिपिन चंद्रा थे। प्रोफेसर बिपिन चंद्रा ने, मैंने 1970-71 के आसपास वाई एम एन एथिस्ट, जो भगत सिंह का बहुत मशहूर
लेख है मैं नास्तिक क्यों, जो मूलतः अंग्रेजी में ही लिखा गया है और जो भगत सिंह की शहादत के ठीक 6 महीने बाद उनका जब पहला जन्मदिन आया था, 28 सितंबर उनका जन्मदिन है, 28 सितंबर 1907 को उनका जन्म हुआ था। चक नंबर 105, ये गांव लायलपुर ज़िला में पड़ता था, पाकिस्तान का, जिसको आजकल फैसलाबाद ज़िला कहते हैं। और वहाँ पर उनकी ज़मीनें थी। उनका पैतृक गांव तो इधर पंजाब में है, अब इसको शहीद भगत सिंह नगर कहते हैं, वो खटखड़ कलां गाँव है। लेकिन पूरा परिवार उधर ही रहता था लायलपुर ज़िला में, क्योंकि उनकी ज़मीनें उधर थी और ज़्यादातर भगत सिंह उधर ही रहे, लाहौर में रहे या अपने गांव में रहे या फिर पूरा हिंदुस्तान क्रांतिकारी कार्यकलापों में घूमते रहे। तो वो 27 सितंबर 1931 के द पीपल एक वीकली था अंग्रेजी का, जिसे लाला लाजपत राय ने शुरू किया था और उसके संपादक बनाया था उन्होंने लाला फिरोज चंद को। लाला फिरोज चंद बने जो बाद में लाला लाजपत राय की जीवनी के सबसे प्रमाणिक लेखक बने, खुद सोशलिस्ट विचारों के थे वो। और लाला लाजपत राय लाहौर से वंदे मातरम उर्दू में निकालते थे, वंदे मातरम उर्दू में निकालते थे और द पीपल अंग्रेजी में निकालते थे। पीपल वीकली था और वंदे मातरम दैनिक था। तो भगत सिंह का एक लेख वंदे मातरम में भी छपा था। ये लेख करीब 1931 में कभी छपा था। वो भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास के बारे में था, उर्दू में। भगत सिंह 4 जुबानों में लिखते थे। वो उर्दू के ज़रिए पढ़े थे, मैंने स्कूल की उनकी जो भाषा थी वो उर्दू थी। उन दोनों स्कूलों में उर्दू ही भाषा थी माध्यम शिक्षा का, और पंजाबी उनकी मातृभाषा थी, हालांकि उनको आती नहीं थी, वो बाद में सीखी उन्होंने। और हिंदी में और अंग्रेजी में मैंने सबसे ज़्यादा 130 उनकी राइटिंग जो है उसमें सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में है। करीब करीब समझ लीजिए कि 55 के आसपास। जेल नोटबुक भी उनकी अंग्रेजी में है और करीब लगभग उतनी ही रचनाएं उनकी हिंदी में, 50 के करीब उनकी रचनाएं हिंदी में है। चांद का फांसी अंक जो इलाहाबाद से रामरख सिंह सहगल निकालते थे, लेकिन चांद का फांसी अंक संपादित किया था आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री की तो ज़्यादातर किताबें राजपाल एंड सन्स ने ही छापी हैं। और आचार्य चतुरसेन शास्त्री जिस वक्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था, तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री उस वक्त मौजूद थे। भगत सिंह खुद उनको लेकर गए थे वहाँ पे, और वो बल्कि उनकी शायद गवाही भी हुई है उस बम कांड में। तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने चांद का फांसी अंक संपादित किया था, और चांद के फांसी अंक में 49 क्रांतिकारियों के रेखा चित्र छपे थे, जिनको एक ज़माने में राजपाल एंड सन्स ने ही मेरे क्रांतिकारी साथी करके छाप दिया था, अकेले भगत सिंह के नाम से, मैंने वीरेंद्र संधू के संपादन में। उसके बारे में बड़ा दिलचस्प मामला है, क्योंकि वो 49 लेख असल में भगत सिंह और शिव वर्मा ने मिलकर लिखे थे। और ये लिखे भी थे रामरख सिंह सहगल के अपने घर में बैठ के। रामरख सिंह सहगल जो थे वो लाहौर से ही थे, लेकिन इलाहाबाद जाकर वो अपना बहुत ज़बरदस्त उनकी भूमिका है स्वतंत्रता संग्राम में। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी थे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे, AICC के। और भविष्य और चांद, बाद में कर्मभूमि भी, बहुत सारी पत्रिकाएं उन्होंने निकाली। भविष्य, और भविष्य के कारण तो उनके ऊपर पाबंदियां लगी, जेलें हुई, 2-2 साल तक जेल भुगती उन्होंने, लेकिन फिर भी उनका घर क्रांतिकारियों के लिए खुला था। बल्कि एक मातृ मंदिर की स्थापना कर रखी थी उन्होंने वहाँ इलाहाबाद में। दुर्गा भाभी वगैरह वहीं जाके शरण लेती थी अपने अंडरग्राउंड जीवन में। और भगत सिंह और शिव वर्मा ने भी वहीं बैठ के, बल्कि उसकी बाकायदे उनको पेमेंट हुई, और उसकी पेमेंट की रसीदें जो है जो शिव वर्मा ने हासिल की थी, तो वो बाकायदे उसमें लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में पेश की गई, तो मैंने अदालत का रिकॉर्ड बनी। तो चांद के फांसी अंक में असल में, तो उसमें से असल में एक रेखा चित्र वो लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, वो था गेंदालाल दीक्षित का। और करीब 10 या 12 जो है रेखा चित्र वो लिखे थे
शिव वर्मा ने। और भगत सिंह ने उसमें से 37 के करीब रेखाचित्र लिखे थे। मैंने कुछ उन्होंने सीधे ही लिखे थे, 28 के करीब रेखाचित्र, और 9 रेखाचित्र क्रांतिकारियों के ऐसे थे, ज़्यादातर गदर पार्टी के लोगों के थे वो, जिनको लिखा था भगत सिंह ने, लेकिन जिनको थोड़ा सुधारा था शिव वर्मा ने। तो इसलिए हम उसको ये मानते हैं। तो ये विवाद तब पैदा हुआ जब मनमथनाथ गुप्त, जो उनके सबके क्रांतिकारी साथी थे, और मनमथनाथ गुप्त की तो क्रांतिकारी आंदोलन पे बहुत किताबें छपी हैं, बल्कि वो भी बहुत प्रमाणिक इतिहासकार है क्रांतिकारी आंदोलन के, और दिल्ली में ही रहे। निजामुद्दीन ईस्ट में मैं उनके घर गया हूँ, उनसे मिला था बहुत साल पहले। तो मनमथनाथ गुप्त ने, उनको मालूम था कि ये शिव वर्मा का इसमें योगदान है, तो उन्होंने शिव वर्मा से कहा कि आप इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं करते, जब राजपालन संघ से वो किताब छप कर आई थी, कि ये आप स्पष्ट क्यों नहीं करते। कि उन्होंने तब उन्होंने ये कहा था कि अरे भाई, वीरेंद्र संधू ऐसे मेरी भी भतीजी है जैसे भगत सिंह की भतीजी थी। अगर वीरेंद्र संधू ने भगत सिंह के नाम पे छाप दिया तो इसमें क्या है, हम दोनों एक ही रूप हैं जिस तरीके से। लेकिन फिर भी उन्होंने जोर दे के कहा कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपने कौन से लेख लिखे हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारा विवाद मैंने हमारे अपनी हिंदी में मेरी अपनी छपी किताब है भगत सिंह, तो वो लेखों की किताब है ना, भगत सिंह की रचनाओं की किताब नहीं है, तो वो भगत सिंह के बारे में लेखों की किताब है। उसमें ये पूरा जो एक तरीके से कहना है चर्चा है, शिव वर्मा का लेख भी, शिव वर्मा का पत्र भी, मनमथनाथ गुप्त के पत्र भी, तो सब मैंने उसमें शामिल किए हैं। लेकिन उसके बाद से फिर ये हुआ कि वो किताब बाद में कभी दोबारा नहीं छपी राजपाल संघ में भी, बल्कि वीरेंद्र संधू ने ही वो किताब एक तरीके से विद्रॉ कर ली, क्योंकि वो मैंने एक तरीके से ऐसा हो गया था। लेकिन बाद में जब मैंने भी सब चीज़ों को संपादित किया, और संपादित करने के बाद ये प्रमाणिक रूप से जाना कि उसमें कितने लेख भगत सिंह के हैं और कितने लेख शिव वर्मा के हैं, तो वो सारा मैंने अपने अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी स्पष्ट करके लिखा है अपना। तो ये किताबें जो हैं, ये जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मेरे क्रांतिकारी साथी पत्र और दस्तावेज छपने के बाद छपी थी, पहले नहीं छपी थी, बाद में छपी थी। उसका शायद एक ही एडिशन निकला था, मेरे पास अब उसका टाइटल भी नहीं है, बल्कि मुझे उसका कहीं टाइटल और से दिखा था। तो ये चीज़ें 77 में और 84 में, लेकिन मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगत सिंह का क्रांतिकारी विचारक का रूप सामने कैसे आया। तो सबसे पहले बिपिन चंद्रा ने, जो हमारे जेएनयू के सबसे महान इतिहासकारों में एक हैं, आधुनिक भारत के इतिहासकारों में, तो उन्होंने वाई एम एन एथिस्ट को अपनी भूमिका के साथ प्रकाशित किया। पीपल्स पब्लिशिंग हाउस से वो छोटे पैम्फलेट के रूप में छपी, उसके बहुत सारे एडिशन अब भी निकलते हैं, अब उसके और भी एडिशन निकलते हैं। तो उसमें पहली बार बिपिन चंद्रा ने ये बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि भगत सिंह एक मार्क्सवादी क्रांतिकारी थे, मैंने समाजवादी क्रांतिकारी थे। मैंने खाली वो सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, उनका एक वैचारिक रूप था। वो एक वैचारिक रूप से, बल्कि ये शायद सीधे आप ना कहें कि वो उन्होंने उनको मार्क्सवादी कहा, बल्कि ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरीके से कहा कि ही वॉज ए डेवलपिंग मार्क्सिस्ट थिंकर, वो एक विकसित हो रहे मार्क्सवादी चिंतक थे। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो पूरे रूप से मार्क्सवादी चिंतक थे, क्योंकि उनके जो दूसरी रचनाएं हैं, माने वाई एम एन एथिस्ट के बाद की रचना, माने वाई एम एन एथिस्ट लिखा गया 4 और 5 अक्टूबर 1930 को। इसकी भी अपनी एक पृष्ठभूमि है कि भाई रणधीर सिंह, वो गदर पार्टी के केस के सिलसिले में जेल में थे। वो बहुत श्रद्धावान सिख थे, तो लेकिन ये हमारे क्रांतिकारी साथी उनका बहुत सम्मान करते थे। तो भगत सिंह ने उनको संदेश भेजा, मैंने गदर पार्टी के अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह भकना भी उसी जेल में थे। बाबा सोहन सिंह भकना तो भगत सिंह के साथ, उनके साथियों के साथ जब इन लोगों ने भूख हड़ताल की, तब वो अपनी बुजुर्ग उम्र में भी उस भूख हड़ताल में शामिल हुए, और भगत सिंह बाबा सोहन सिंह भकना से प्रार्थना करने गए कि बाबा जी, आपकी उम्र के हिसाब से आप हमारी भूख हड़ताल में शामिल मत होइए। लेकिन बाबा जी ने कहा, अरे भाई, मैं नौजवानों से अलग कैसे हो सकता हूँ। और बाबा सोहन सिंह भकना बहुत प्यार करते थे, और उनकी उस वक्त रिहाई होने वाली थी, उनकी रिहाई का वक्त आ गया था। लेकिन उस भूख हड़ताल में शामिल होने के कारण उनको कई महीने और जेल में रहना पड़ा। लेकिन बाबा सोहन सिंह भकना ने, बाबा सोहन सिंह भकना तकरीबन 98 साल की उम्र तक जिए,
और उनका करीबन 1968 में उनका देहांत हुआ था। 1870 में वो पैदा हुए थे। तो गदर पार्टी के फाउंडर अध्यक्ष थे वो। तो वो मैंने तब बिपिन चंद्रा ने ये सब जब लिखा, तो ये लेख भाई रणधीर सिंह के पास उन्होंने एक संदेश भेजा भगत सिंह ने कि भाई साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो भाई रणधीर सिंह ने उनको ये वापस में संदेश भेज दिया कि मैं किसी पतित सिख से नहीं मिलता, क्योंकि भगत सिंह ने मैंने असेंबली में बम के फेंकने जाने से पहले अपने केश कटवा लिए थे, और उससे पहले उनके केश थे। उनके 4 असली चित्र मिलते हैं, सिर्फ 4 ही असली चित्र हैं उनके, बाकी सब चित्र जो हैं वो उनके, जिसको कहना चाहिए कि वो बिल्कुल गलत चित्र हैं। लेकिन उनमें एक पगड़ी वाला चित्र भी है। एक चित्र आपने सबने देखा है कि जेल की कोठरी में उनको हथकड़ी भी लगी हुई है, उसमें उनके केश खुले, एक वो चित्र है। और एक सफ़ेद पगड़ी वाला उनका चित्र है, पीली पगड़ी वाला चित्र उनका नकली है, वो पेंटिंग, वो असली चित्र नहीं। तो वो तो मैं तो सिख परंपरा में जो कोई केश कटवा ले तो उसको पतित होना कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी पतित सिख से नहीं मिलता। तो भगत सिंह ने बड़े प्यार से उनको फिर वापस संदेश भेजा कि बाबा जी, अभी तो हमने देश के लिए एक अंग ही कटवाया है, ज़रूरत पड़ी तो हम देश के लिए अपना अंग अंग कटवाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आपकी तंग नज़री से हमें दुख हुआ। तो भाई रणधीर सिंह को थोड़ा इस बात पे लगा कि ये तो मैंने शायद ज्यादती कर दी, और उसके बाद से उन्होंने बुलाया, और वो लगभग उनकी रिहाई के दिन ही में, ये शायद 2 या 3 अक्टूबर 1930 को उनकी रिहाई होने वाली थी। अब देखिए ये दिन सारे के सारे बड़े इम्पोर्टेंट दिन हैं। मैं आपको बहुत अंडरलाइन करके रेखांकित करके बता रहा हूँ कि 2 या 3 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह का भाई रणधीर सिंह से मिलना, 4 और 5 अक्टूबर को भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख लिखना, वाई एम एन एथिस्ट, अंग्रेजी में लिखा मैंने। और उसी वक्त उनके पिताजी ने, भगत सिंह के पिताजी ने, सरदार किशन सिंह ने, एक पुत्र मोह में आकर एक ऐसा खत लिख दिया था अंग्रेज सरकार को कि भगत सिंह तो लाहौर में उस दिन था नहीं, तो इसलिए उसके ऊपर ये मुकदमा झूठा है। तो भगत सिंह ने बहुत ही सख्त पत्र अपने पिताजी को 4 अक्टूबर को लिखा, और उसमें उन्होंने लिखा कि पिताजी, अगर आप मेरे पिता ना होते तो मैं आपको गद्दार समझता, लेकिन अभी आप मेरे पिता हैं इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है आपकी, और मेरे पत्र को तुरंत आप छपवाइए। और समझ लीजिए कि उनके पिताजी भी इतने, जिसको कहना चाहिए कि कमिटेड, खुद जेलों में रहे थे, वो पुत्र मोह में ऐसा उन्होंने कर दिया था। लेकिन वो पत्र 5 अक्टूबर को ट्रिब्यून में और हिंदुस्तान के बहुत सारे अखबारों में छप गया, और 7 अक्टूबर 1930 को, अब देखिए ये 4-5 दिन कितने महत्वपूर्ण हैं उनके भगत सिंह की जिंदगी में, और उनके वैचारिक रूप को स्पष्ट करने के लिए सबसे अधिक ये 4-5 दिन महत्वपूर्ण है उनके क्रांतिकारी वैचारिक रूप को समझने के लिए। और उस पे 7 अक्टूबर को उनको फांसी की सजा दी है। 7 अक्टूबर को जो ट्राइब्यूनल उनके ऊपर बना हुआ था, तो ट्राइब्यूनल ने अपना फैसला 7 अक्टूबर 1930 को लाहौर जेल में आकर सुनाया, क्योंकि सारे क्रांतिकारियों ने बायकाट किया हुआ था, वो जाते नहीं थे अदालतों में, और उसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए फांसी की सजा थी, और बाकी सबके लिए लंबी लंबी जेलों की सजा थी। तो वो मैंने, आप देखिए कि भगत सिंह कितने सचेत थे। उनको मालूम था कि मेरे पिताजी ने जो एक ऐसा पत्र लिख दिया जिससे मेरी छवि, बिल्कुल क्रांतिकारी की छवि, बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा कि आप इसको तुरंत छपवाइए, और वो 7 अक्टूबर से पहले छप गया। अगर वो 7 अक्टूबर से पहले ना छपता और अंग्रेज उसको छपवा देते उनकी फांसी के बाद, तो आप सोचिए आज भगत सिंह की जो छवि आप लिए हुए हैं वो आपके मन में कैसी छवि होती। और वाई एम एन एथियस्ट में जो उनके अंतिम शब्द हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैंने उसमें उनसे कहते हैं, मैंने वो अपनी सारी बातचीत का विवरण देते हैं जो भाई रणधीर सिंह से उनकी हुई कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्योंकि भाई रणधीर सिंह ने उनसे कहा था कि आप पुनः धर्म में, श्रद्धा में लौट आओ। तो
भगत सिंह ने कहा था नहीं भाई साहब, मैं एक वैचारिक रूप से बना हूँ नास्तिक। बल्कि उसी लेख में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैं 1926 तक, मैंने ये 1930 की बात है, तो 1926 तक मैंने, जब उनकी उम्र 19 साल की थी, तो 1926 तक मैं पूरा नास्तिक बन चुका था। मैंने उस लेख में, और वो आगे पीछे भी चर्चा करते हैं कि हमारा जो क्रांतिकारी दल था उसमें ये वैचारिक चीज़ें साथ साथ चलती थी, क्योंकि उनमें ज़्यादातर लोग तो धर्म में विश्वास करने वाले थे, ज़्यादातर लोग क्रांतिकारी जरूर थे, लेकिन जैसे वो शचीन्द्र सान्याल का ही जिक्र करते हैं, जिनकी बड़ी सबसे किताब जो सारे क्रांतिकारी पढ़ते थे, बंदी जीवन, जिन्होंने एचआरए को बनाया ही था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को, जिसमें भगत सिंह शामिल हुए थे। तो उनके बारे में भी चर्चा करते हुए कहते हैं कि वो भी एक तरीके से दुविधा में रहते थे कि वो ईश्वर है या नहीं है, तो दुविधा में रहते थे। लेकिन जो स्पष्ट रूप से एक तरीके से वैचारिक छलांग लगाई, वो भगत सिंह और उनके साथ वाले उस वक्त यशपाल, जो हिंदी के हमारे मशहूर लेखक हैं, वो भी उनके साथ पढ़ते थे। तो उनके श्यामलोकन में उनके बहुत अच्छे संस्मरण हैं भगत सिंह को लेके। और सुखदेव थे उनके साथ, भक्त चरण वोरा थे, दुर्गा भाभी के पति जो थे। तो ये सब लोगों ने, और इन सब के जो अध्यापक थे वो प्रिंसिपल छबील दास थे। तो प्रिंसिपल छबील दास नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, दूसरे प्रिंसिपल। नेशनल कॉलेज लाहौर 1921 में स्थापित हुआ और 1926 तक चला। ये कॉलेज लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था, जिनको पंजाब का शेर कहा जाता था, और वो मैंने पंजाब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, बल्कि देश के सबसे बड़े नेता थे। लाल बाल पाल नाम से मशहूर था पूरा उस वक्त गर्म दल कांग्रेस का, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल बंगाल में। तो तीनों जगह क्रांति के बिल्कुल एक कहना चाहिए कि टिकाने थे, मैंने महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल। और उसमें मैंने लाला लाजपत राय ने, बल्कि वो स्कूल भी था, कॉलेज भी था, यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि उस वक्त गांधी जी ने जो 1921 में सत्याग्रह किया था, उस वक्त गांधी जी ने यह काल दी थी कि हमारे पूरे स्वतंत्रता संग्राम की लहर को, आंदोलन को, सब जगह हमारी अपनी भारतीय शिक्षा के संस्थान स्थापित करना चाहिए। तो उसके चलते बनारस में काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ, गुजरात में खुद गांधी जी के अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ स्थापित हुआ। आज भी गुजरात विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ चल रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉलेज की उम्र जो है वो सिर्फ 5 साल रही। तो नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल जो थे वो आचार्य जुगल किशोर थे, जो इंग्लैंड से, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हुए थे। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, और हमारे हिंदी के अभी हाल ही में दिवंगत हुए बहुत महान लेखक गिरिराज किशोर के सगे मामा थे। तो गिरिराज किशोर ने भी ये भगत सिंह के बारे में अपने संस्मरण लिखे हैं, अपने मामा के बारे में, कि कैसे उनके मामा ने एक बार पुलिस की रेड हो गई थी, तो कैसे उनका कुछ पिस्तौल वगैरह जो है वो उन्होंने जुगल किशोर ने ही छिपा दिया था। तो वो इस तरह की दूसरे प्रिंसिपल छबील दास थे। तो प्रिंसिपल छबील दास, और उस वक्त इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में ब्रिज नारायण, और उस वक्त बहुत बड़े साइंसदान थे उन्हीं के दौर में रुचिराम साहनी। तो रुचिराम साहनी, ब्रिज नारायण और प्रिंसिपल छबील दास, ये इतने, जिसको कहना चाहिए कि पंजाब की जनता से इनको इतना लगाव था, और अपनी मातृभाषा से इतना लगाव था, कि ये गांव गांव में जाकर, प्रिंसिपल छबील दास भी, रुचिराम साहनी भी, मैंने, आप किसी साइंटिस्ट को आज आप सोच नहीं सकते कि कोई साइंस, आज कोरोना के वक्त में पूरे हिंदुस्तान को साइंस की जरूरत है, ऐसे साइंसदानों की जरूरत है जो आम जनता को समझा सके कि भाई ये सब कोरोना जो है वो इसका एक वैज्ञानिक इलाज हो सकता है, इसका कोई धार्मिक श्रद्धा वाला कुछ इलाज नहीं हो सकता। आपने सबने देख ही लिया कि क्या हाल हुआ। तो वो जा के गांव में, तो प्रिंसिपल छबील दास ने उस वक्त ऐसे उर्दू में पैम्फलेट लिखे, जिनका पंजाबी में तर्जमा भी हुआ। वो थे समाजवाद क्या है, और मैंने किसानों के दुखड़े, तो इस तरीके के बगावत कैसी है। तो ये सारी चीज़ें, तो प्रिंसिपल छबील दास उनके टीचर भी थे, उनके दोस्त भी थे। जब नौजवान भारत सभा उन्होंने बनाई, तो उस नौजवान भारत सभा में प्रिंसिपल छबील दास खुद शामिल थे, तो उनके पूरा सहयोग और समर्थन भी शामिल था। तो उसी वक्त लाला लाजपत राय ने 1921 में ही नेशनल कॉलेज के साथ ही साथ उनका अपने घर की, अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में, लाला लाजपत राय बहुत बड़े वकील भी थे,
और वो मैंने बाहर से पढ़कर आए थे, अमेरिका में भी रहे थे, और वो कोई 3-4 हज़ार किताबों को व्यक्तिगत लाइब्रेरी को दान करके उन्होंने द्वारकादास लाइब्रेरी स्थापित की थी। तो द्वारकादास लाइब्रेरी और नेशनल कॉलेज का बड़ा इंटीमेट संबंध था, आपस में नज़दीकी संबंध था। तो द्वारकादास लाइब्रेरी में दुनिया भर से अपनी किताबें तो उन्होंने जो दी सो दी। राजाराम शास्त्री उसके लाइब्रेरियन हुए, बाद में जो कानपुर से सांसद भी बने, एमपी भी बने, जो भगत सिंह वगैरह के बहुत करीबी दोस्त थे सारे लोगों के। तो राजाराम शास्त्री जो थे वो मैंने इतने सब प्रबुद्ध लोग थे कि उस वक्त रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। तो उस वक्त वहाँ से मार्क्स की, लेनिन की और एंगल्स की, ट्रॉट्स्की की, ये सारी किताबें बाहर से मंगवाते थे। द्वारकादास लाइब्रेरी में सब किताबें आती थी। वो द्वारकादास लाइब्रेरी बंटवारे के बाद, पार्टीशन के बाद, आजकल पंजाब में चंडीगढ़ में वो 15 सेक्टर में लाजपत राय भवन में ही द्वारकादास लाइब्रेरी से चल रही है। और उस वक्त की वो काफ़ी सारी किताबें, सारी किताबें तो नहीं, काफ़ी सारी किताबें, वो किताबें भी, उनमें से कुछ किताबें जो भगत सिंह ने पढ़ रखी थी वो भी वहाँ डिस्प्ले पे लगी हुई हैं। और वहाँ पे मैंने मार्क्स के कैपिटल का फर्स्ट एडिशन उस लाइब्रेरी में मैंने चंडीगढ़ में देखा। तो आप सोचिए कि वो उस वक्त 1921 में जो लाइब्रेरी लाहौर में स्थापित हुई थी, और मैं जानता हूँ कि 1912 में राजपाल एंड सन्स की स्थापना लाहौर में ही हुई थी, राजपाल जी ने। तो मैं जानता हूँ कि राजपाल जी इन सब चीज़ों से बड़े वाबस्ता रहे होंगे, वो सब इनके साथ बड़े जुड़े रहे होंगे, इनके साथ बड़ा उनका घनिष्ठ संबंध भी रहा होगा। पता नहीं, शायद भगत सिंह भी कभी राजपाल एंड सन्स की दुकान पे गए भी हो, ये भी हो सकता है, इतने पढ़ाकू थे, इतने वो सब थे। तो खैर, वो राजपाल एंड सन्स लाहौर की बहुत मशहूर उस वक्त की एक किताबों की वो संस्था थी। तो उस वक्त उससे उनका वैचारिक विकास हुआ। जो लोग असल में भगत सिंह को खाली एक हीरो बना के पेश कर देना चाहते हैं ना, वो जानते नहीं है कि उनका वैचारिक विकास मैंने जवाहरलाल नेहरू या बी.आर. अम्बेडकर से किसी भी तरीके से कम नहीं था। वो उस तरह की वैचारिक, इस बात को जवाहरलाल नेहरू तो पहचानते थे, जवाहरलाल नेहरू तो खुद पहचानते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। यानी जवाहरलाल नेहरू खुद चाहते थे कि भगत सिंह चले जाएं सोवियत यूनियन, वहाँ जाके जितना वो समाजवाद और मार्क्सवाद के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझें। और मैं आपको और दिलचस्प बात बताऊं कि स्टालिन तक भगत सिंह के बारे में जानते थे। स्टालिन ने शौकत उस्मानी, वो बहुत बड़े कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे, शौकत उस्मानी ने, वो सीधा उनसे संबंध था मॉस्को से, और मॉस्को में वो मिलते थे कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से स्टालिन को। तो स्टालिन उनके जरिए भगत सिंह को जानते थे, उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो शौकत उस्मानी से स्टालिन ने कहा कि भगत सिंह को आप मॉस्को भेज दीजिए, उसको रूस में भेज दीजिए। तो मॉस्को में उन्होंने 1921 में लेनिन के वक्त में ही वो यूनिवर्सिटी ऑफ द ईस्टर्न टिलर्स ये मॉस्को में बना रखी थी, जिसमें एशिया और अफ्रीका के जितने मुल्क थे कॉलोनियलिज्म के अंडर, माने वो केन्या से लेके, नाइजीरिया से लेके, युगांडा से लेके, साउथ अफ्रीका से लेके और हिंदुस्तान और पूरे एशिया के जितने मुल्क थे, तो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल चल रही थी सब जगह, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चल रहे थे। तो वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में उन सब मुल्कों के जो कार्यकर्ता थे, वो उनको मार्क्सिज्म की ट्रेनिंग दी जाती थी, या कम से कम राष्ट्रीय मुक्ति के लिए लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी, वो ताकि अपने मुल्कों में वापस जाके खुद इस यूनिवर्सिटी ऑफ द ईस्टर्न टिलर्स में 80 गदराइट, जो गदर पार्टी जिसके अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह भकना जेल में भगत सिंह के साथ थे, तो जो लोग बाहर थे, मैंने जेल से बाहर थे, उनमें से 80 गदर पार्टी कार्यकर्ता वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़े और वहाँ से ट्रेनिंग ली। और उन्हीं में से एक भाई संतोख सिंह ने 1924 में कीर्ति, पंजाबी में और उर्दू में कीर्ति अखबार की स्थापना की थी, जो लाहौर से, अमृतसर से पंजाबी में निकलता था और मेरठ से उर्दू में निकलता था। और भाई संतोख सिंह धरदेव तो बहुत युवा उम्र में ही 1926 में वो गुजर गए, 2 साल के बाद ही। लेकिन बाद में सोहन सिंह जोश उसके एडिटर हुए, और सोहन सिंह जोश जो फिर मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में भी एक मुलजिम थे, और भगत सिंह का बहुत करीबी संबंध था उनका। तो नौजवान भारत सभा में दोनों साथ काम करते थे। तो कीर्ति अखबार में या कीर्ति मैगजीन में
भगत सिंह ने सोहन सिंह के जोश के साथ वहाँ पे काम किया, और बहुत सारे जो उनके वैचारिक निबंध हैं, जिनकी आज बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, वो उस वक्त कीर्ति में ही उन्होंने लिखी। मैंने सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, मजहब और हमारी आज़ादी की जंग, अछूत समस्या, इस तरह के ये सारे लेख उस वक्त सोहन सिंह के जोश के साथ रहते हुए भगत सिंह ने कीर्ति में लिखे थे। और आप समझ लीजिए कि भगत सिंह का पत्रकारिता का जीवन बड़ा ज़बरदस्त है। आप खाली भगत सिंह को एक फ़ोटो बना के लोगों ने उसको सीमित कर दिया कि बस वो एक बम पिस्तौल वाले हैं। भगत सिंह का जीवन इतना समृद्ध था कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली में इंदर विद्या वाचस्पति अर्जुन अखबार के संपादक थे, और भगत सिंह ने अर्जुन अखबार में भी काम किया। कानपुर में प्रताप अखबार के एडिटर गणेश शंकर विद्यार्थी थे, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी मेंबर थे और यूपी कांग्रेस के भी बहुत बड़े नेता थे। तो उस प्रताप अखबार में काम किया। होली के दिन रक्त के छींटे, ये उनका लेख जो है वो 1926 में या 25 में प्रताप अखबार में छपा है, बलवंत नाम से। भगत सिंह ने अपने बहुत सारी रचनाएं जो है वो छद्म नामों से की। कहीं बलवंत का नाम यूज़ किया है, कहीं कुछ और नाम यूज़ किए हैं, कहीं विद्रोही नाम यूज़ किया है। तो खुद मैंने संस्मरणों में मैंने उसको कर्मेंद्र शिशि को मुझे भेज दिए थे। मतवाला निकलता था कलकत्ता से। मतवाला में 23 और 24 में 24 और 25 में उनके दो लेख, बड़े महत्वपूर्ण लेख छपे उस वक्त। वो थे युवक और विश्व प्रेम। खुद उस वक्त शिव पूजन सहाय ने अपने संस्मरणों में लिखा कि मेरे पास ये लेख बलवंत नाम से भेजे गए थे, ये भगत सिंह ने लिखे थे, और उस वक्त उन्होंने 24 और 25 में छापे। भगत सिंह का जो सबसे पहला लेख है, जो उन्होंने एक कंपटीशन में लिखा था, वो हिंदी साहित्य सम्मेलन पंजाब ने कंपटीशन करवाया था, और उसमें छात्रों के लिए ही कह सकते हैं। तो 1923 में लिखा था पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या। तो इस लेख पर उनको 50 रुपए का पुरस्कार मिला था। आप समझ लीजिए कि 1923 का 50 रुपए है, वो आपके 2020 के 5,000 या हो सकता है 10,000 भी हो। मैंने इस वक्त उसका मोल देखी। और इंद्र विद्या वाचस्पति ने ही उन्हें हिंदी संदेश में फिर 1933 में छापा था, जब भगत सिंह की शहादत हो चुकी थी। तो आप सोचिए कि भगत सिंह का वैचारिक व्यक्तित्व 16 साल की उम्र से विकसित हो रहा था। तो 16 साल की उम्र थी तो 1923 में जब भगत सिंह ने ये पहला लेख लिखा। और भगत सिंह ने जो अंतिम लिखा अपना, जिसको कहना चाहिए कि अंतिम रिकॉर्ड जो है, वो उनका 22 मार्च 1931 का अपने साथियों के नाम लिखा हुआ खत। और ये खत मैंने फांसी से, समझ लीजिए कि एक दिन पहले उन्होंने लिखा। और क्योंकि उस वक्त उनके साथियों ने उनसे कहा था कि भगत सिंह आप चाहो तो अब भी आपको जेल से छुड़वाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि उस वक्त तक ये स्पष्ट हो गया था कि भगत सिंह को फांसी 24 मार्च की सुबह दी जाएगी। हालांकि 23 मार्च शाम को दे दी गई, वो अंदरूनी मामला था अंग्रेज़ों का, उन्होंने अंदर छिपा के रखा था। तो सबको मालूम था कि 24 को फांसी है, लेकिन भगत सिंह ने फिर उनको बड़े प्यार से ये खत लिखा था कि आज भगत सिंह का नाम इस वक्त देश के कोने कोने में बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है। और मैंने कल मेरे बचने के बाद मेरी क्या कल स्थिति होने वाली है। आज माएँ सोचती हैं कि भगत सिंह के नाम पे हम अपने बच्चों का नाम रखें। तो इसलिए मेरा इनकलाब जिंदाबाद का नारा पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है, जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि इतने छोटे से राजनीतिक जीवन में हम इतनी सफलता हासिल कर लेंगे। तो इसलिए मेरा इस वक्त जो है वो फांसी पे चढ़ना ही सबसे बेहतर है, ताकि स्वतंत्रता संग्राम को एक उत्साह मिले इससे। तो इस तरीके से अपने प्यार और सम्मान के साथ उन्होंने अपने साथियों से ये अंतिम पत्र लिखकर विदा ली थी। मैंने 23 मार्च को जब वो जा रहे थे फांसी पे चढ़ने के लिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तो अपनी अपनी कोठरियों में बंद जो क्रांतिकारी थे सब मिले उनसे, सबने देखा उनको जाते हुए, वो अपना जोश से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जा रहे थे। तो मैं ये आपको बता रहा था कि कैसे 1970-71 में बिपिन चंद्रा ने पहली बार हमारे यहाँ, एक और भी एक कहना चाहिए कि जब तक हमारे विश्वविद्यालयों से, हमारे बड़े प्रोफेसरों में से, हमारे एकेडमिशियन में से कोई
मैंने किसी क्रांतिकारी के बारे में या किसी बड़े राजनीतिक उसके बारे में, मैंने आप जानते हैं कि महात्मा गांधी और नेहरू को सबसे बड़ी इतनी प्रतिष्ठा इसलिए भी मिली कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में उनके ऊपर इतना ज़्यादा काम हुआ, और जो काम डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह पे कभी नहीं हुआ था। और अम्बेडकर को भी प्रतिष्ठा तब मिली जब 20-25 साल पहले, जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उनकी सारी चर्चा होने लगी और तमाम जगहों पे उनकी चर्चा होने लगी, तब जाके आज से 20-25 साल पहले बी आर अम्बेडकर को है वो दर्जा मिला जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को मिला था। लेकिन भगत सिंह को वो दर्जा, मैंने एक वीर बहादुर का तो दर्जा मिला, लेकिन एक क्रांतिकारी विचारक का दर्जा अभी भी नहीं मिला है। अभी थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हुआ है। आज के जो हमारे युवा छात्र संगठन है, आज वो भगत सिंह अम्बेडकर मंच बनाते हैं। अम्बेडकर, भगत सिंह, महात्मा फुले और पेरियार, इन चारों को साथ में जोड़ते हैं। तो अब ये स्थापित हो गया है कि भगत सिंह एक बिल्कुल क्रांतिकारी चिंतक थे, क्रांतिकारी वैचारिक थे। उनके पास क्रांति की एक दिशा थी और वो क्रांति की दिशा पे ही अपने पूरे नौजवानों को चलाना चाह रहे थे, उनको एक रास्ता दिखाते थे। मैंने आप देखिए कि 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर में पंजाब स्टूडेंट यूनियन की स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई और उसकी अध्यक्षता करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए हुए थे, और भगत सिंह और बाबा गुरदत्त सिंह कोमागाटा मारू वाले गदरई, वो भी उसमें शामिल हुए थे। लेकिन भगत सिंह का संदेश वहाँ पे नेताजी ने पढ़ के सुनाया, क्योंकि भगत सिंह जेल में थे। तो भगत सिंह का संदेश भेजा गया वहाँ पे, जो उस कॉन्फ्रेंस में नेताजी ने पढ़कर सुनाया। बाद में नेताजी और गुरदत्त सिंह भगत सिंह से मिलने लाहौर जेल में गए भी, तो उसमें स्टूडेंट्स के नाम अपने संदेश में उस वक्त बहुत छोटा सा खत है वो, मैं चाहूँ तो मुझे बताया था। एक छोटी चीज़ें पढ़ दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मैं देखता हूँ कि अगर मैं आपको इतना छोटा सा खत तो कम से कम पढ़ के सुना दूँ। वीरेंद्र संधू जी ने अपनी उसमें शायद, हाँ, विद्यार्थियों के नाम संदेश, ये आपको मैं वीरेंद्र संधू वाली किताब से ही पढ़ के सुना रहा हूँ। ये छोटा सा एक खत पढ़ देता हूँ मैं आपको। 45 पन्ने पे है, 19 अक्टूबर 1929, और ये उस वक्त ट्रिब्यून में छपा था, और ट्रिब्यून में मैंने 2-1 दिन बाद वो छप गया था। चलिए मैं ये ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ूंगा, तो आपको ये वाला खत जो है 19 अक्टूबर, मैं पहले वीरेंद्र जी का नोट पढ़ देता हूँ। 19 अक्टूबर 1919 को लाहौर में पंजाब छात्र संघ का दूसरा अधिवेशन नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस के सभापति तब में हुआ। उसके लिए भगत सिंह ने अपनी और श्री बटुकेश्वर दत्त की तरफ से विद्यार्थियों के नाम ये संदेश अपनी काल कोठरी से भेजा। इस समय, अब मैं खत भगत सिंह का जो लिखा हुआ है उनके साथी दत्त के साथ, इस समय हम नौजवानों से ये नहीं कह सकते कि वे बम और पिस्तौल उठाएं। जिस भगत सिंह को कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, अंग्रेजों ने तो कहा ही, और तरह तरह की उनके बारे में अलग अलग तरह की गलत बातें कही जाती हैं। उनके ये एक छोटे से खत में उनके व्यक्तित्व का आपको पूरा चित्र मिल जाएगा। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम है। आने वाले लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए ज़बरदस्त लड़ाई की घोषणा करने वाली है। अब ये देखिए कि आज की सरकार जो है कांग्रेस को इतनी गाली देती है, जवाहरलाल नेहरू को इतनी गालियाँ देती हैं, मोतीलाल नेहरू को इतनी गालियाँ देती हैं। भगत सिंह का कांग्रेस के साथ बड़ा नज़दीकी संबंध था। माने वो क्रांतिकारी थे, अलग रास्ता था उनका, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे से तालमेल रखते थे। राष्ट्रीय इतिहास के इन कठिन क्षणों में नौजवानों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ेगी। ये सच है कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में अग्रिम मोर्चों पर विद्यार्थियों ने मौत से टक्कर ली है। क्या परीक्षा के समय पर वे उसी प्रकार की दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय देने से हिचकिचाएंगे? सवालिया निशान है। नौजवानों को क्रांति का ये संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। अब देखिए आगे वाले शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गांव की जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में
इस क्रांति की अलख जगानी है जिससे आजादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। पंजाब वैसे ही राजनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ माना जाता है, इसकी भी जिम्मेदारी युवक वर्ग पर ही है। आज वे देश के प्रति अपनी असीम श्रद्धा और शहीद जतींद्रनाथ दास के महान बलिदान से प्रेरणा लेकर ये सिद्ध कर दें कि स्वतंत्रता के इस संघर्ष में वे दृढ़ता से टक्कर ले सकते हैं। तो ये पत्र उन्होंने 19 अक्टूबर को लिखा और 13 अक्टूबर मैंने इससे एक महीना पहले या सवा महीना पहले अब उन्होंने जतींद्रनाथ दास का जिक्र किया है। तो जतींद्रनाथ दास अपनी 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद, जिसमें भगत सिंह ने 110 दिन से ज़्यादा की भूख हड़ताल आगे तक चली थी 4 अक्टूबर तक, तो उसमें वो शहीद हो चुके थे। और वो मैंने ये खत में उनके वैचारिक रूप का जितना कहना चाहिए कि स्पष्ट रूप है वो बिल्कुल सामने नजर आता है। और इसी का आगे विकास, ये 19 अक्टूबर का खत है 1929 का। उसके बाद से आप देखिए कि उससे पहले 1927 और 28 में वो सांप्रदायिक समस्या और उसका इलाज और मज़हब और हमारी आज़ादी की जंग, अछूत समस्या, इस तरह के लेख लिख चुके थे 28 में ही, जिसमें ये सारा कुछ जो है वो अपने वैचारिक रूप को स्पष्ट कर चुके थे। अछूत समस्या में तो बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जब हम दलितों के साथ इस तरह का बुरा व्यवहार करेंगे तो कैसे आप अपेक्षा कर सकते हैं कि वो आपके उसमें धर्म से जुड़े रहें। वो अपनी इच्छा के मालिक हैं और उन्होंने उस वक्त कहा था कि अछूतो आप शेर हो, सिंह हो, इसलिए आपको अपने अधिकार छीन लेने चाहिए। तो वो लड़ो और लड़कर अपने अधिकार छीन लो। तो इस तरीके से उन्होंने अछूतों के लिए कहा। सांप्रदायिकता को तो उन्होंने देश की सबसे बड़ी बुराई करा। यहाँ तक कहा कि मैं भगत सिंह के शब्द कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने शब्दों में कहूँगा तो मेरा लिंच कर देंगे मुझे। आज जिस तरह का माहौल है देश में, तो मुझे, वैसे भगत सिंह जिंदा होते तो उनको भी लिंच कर देते, क्योंकि ये बात जितने जोर से भगत सिंह ने कही कि उन्होंने कहा, एग्जैक्ट उनके शब्द हैं कि इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ये शब्द भगत सिंह, मेरे नहीं। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने आप देखिए, आप कोरोना जैसे संकट में क्या भयंकर रूप से नफरत का फैलाया जा रहा है। एक धर्म को, किसी को दूसरे धर्म को बदनाम करने के उसमें लगा रहता है। तो ये सारा चीज भगत सिंह की जो वैचारिक स्पष्टता थी उसको और आगे बढ़ाया उन्होंने। और फिर वो मैंने 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर के नया नास्तिक क्यों के बाद फिर 2 फरवरी 1931 का, जिसके बारे में मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2 फरवरी 1931 का उनका खत एक वैचारिक दस्तावेज है, क्योंकि उसका दूसरा नाम वो है तो लेटर टू यंग पोलिटिकल वर्कर्स, अंग्रेजी में ही है। जेल में भगत सिंह ने ज़्यादातर अंग्रेजी में लिखा, थोड़ा बहुत उर्दू और हिंदी में लिखा जो अपने साथियों को उन्होंने खत वगैरह लिखे, लेकिन ज़्यादातर अंग्रेजी में लिखा। तो लेटर टू यंग पोलिटिकल वर्कर्स ये अंग्रेजी में लंबा है और इसको हम ये भी कहा जाता है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम का मसौदा है, राजनीतिक कार्यक्रम का मसौदा। तो पूरी उस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिंदुस्तान में मार्क्सवादी विचारों के आधार पर एक कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए, उसको क्रांति करनी चाहिए वर्कर्स और पेजेंट्स के आधार पर, कि वर्कर्स और पेजेंट्स के आधार पर क्रांति करनी चाहिए। जन संगठन बनाने का उन्होंने कार्यक्रम दिया कि छात्र, युवा, किसान, मजदूर, इन सब के जन संगठन बनाए जाएं और जन संगठनों के जरिए एक स्ट्रगल्स की जाए और शोषण के व्यवस्था के खत्म करने के लिए एक समाजवादी क्रांति लाई जाए। तो ये उसमें, और एक उनका थोड़ा उससे पहले का भी है, मैंने इसमें भी, इस किताब में भी मैं देखूं कि उन्होंने, वीरेंद्र जी ने ये सब शामिल कर रखा है या शायद इसमें शायद वो नहीं है खत जिसमें 2 फरवरी वाला, लेकिन हाई कोर्ट में दिया गया बयान और वो सब है जिसमें उनके वैचारिक रूप स्पष्ट सामने आता है। तो
इस तरीके से इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, ड्रीमलैंड की भूमिका। राम सरनदास तलवार एक गदराइट क्रांतिकारी थे, तो वो कवि भी थे। और देखिए मैं थोड़ा सा अब थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जो, क्योंकि ये साहित्य मंच है और ज़्यादातर हमारे साहित्य से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल होंगे, तो पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या में भी आपको साहित्यिक टच मिलेगा, थोड़ा स्पर्श मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पंजाबी के बड़े सुंदर सुंदर लोक कहावतें वगैरह, उसमें लोकगीत वगैरह कोट किए हुए हैं। अपनी मातृभाषा पंजाबी से अपना प्रेम का इजहार किया हुआ है। और ड्रीमलैंड, राम सरनदास तलवार ने अंग्रेजी में कविताएं लिखी, तो उन्होंने भगत सिंह से कहा था कि इसकी भूमिका मुझे तुमसे लिखवानी। तो भगत सिंह ने कहा मैं तो कोई साहित्यकार हूँ नहीं, तो मुझे क्या साहित्य के बारे में ज़्यादा पता होता। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ही लिखूं। तो इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड में उन्होंने मैंने अपनी साहित्यिक सूक्ष्मता की जो समझ थी वो भी उसमें जाहिर की। तो कुल मिला के मैंने, और उसमें भी उनका वैचारिक रूप से है तो फिर सामने आया। तो इस तरीके से मैंने उनका वैचारिक क्रांतिकारी रूप जो है, और वो साहित्य के बड़े ज़बरदस्त जो है ना पाठक थे। मैंने आप उनकी जेल नोटबुक देखेंगे, ऐसा कौन सा दुनिया का महान लेखक है जो उन्होंने नहीं पढ़ रखा था। दास्तोवस्की से लेके, टॉल्स्टॉय से लेके, गोर्की से लेके और शेक्सपियर से लेके, ये तमाम तरह के महान लेखक जो हैं, और टैगोर, मैंने हिंदुस्तान में टैगोर से लेके, ये सब उन्होंने पढ़ रखे थे। लेस मिजरेबल वो तो उनका बहुत ही फेवरेट था, विक्टर ह्यूगो का। दुनिया का महानतम साहित्य उन्होंने पढ़ा हुआ था, और महानतम पॉलिटिकल साहित्य, मैंने मार्क्स की किताबें पढ़ रखी थी उन्होंने। मैंने उनके एक साथी भगवान दास माहौर ने लिखा है अपने संस्मरणों में कि भगत सिंह ने मुझे कैपिटल पढ़ने को दे दी, मैंने मार्क्स की जो बहुत कठिन ग्रंथ है। तो तो कह रहा मुझे तो उसमें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन आप सोचिए कि भगत सिंह ने मार्क्स का वो जो बहुत कठिन ग्रंथ माना जाता है, उसको मैं भी नहीं समझ पाता, हमारे में से बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक थ्योरीज हैं उसमें, पूरे एक्सप्लोइटेशन की थ्योरीज हैं उसमें। तो वो भी अपने साथियों को पढ़ने के लिए वो प्रेरित करते थे, देते थे कि देखो। तो सारे किताबें बांट कर पढ़ते थे, सब किताबें एक दूसरे को देते थे कि आप ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो। राय राम शास्त्री खूब भेजते रहते थे उनको किताब। एक खत जो उन्होंने अपने दोस्त जयदेव भुट्ट को लाहौर जेल से लिखा, तो उसमें उन्होंने 12 किताबें मंगवाई थी, अंग्रेजी का किताब है वो, शायद इस किताब में भी शामिल है, पत्र और दस्तावेज में, जिसमें उन्होंने 12 किताबों की सूची भेजी हुई है। सिर्फ अपने लिए नहीं, वो डॉक्टर आलम उन दिनों बहुत बड़े विद्वान भी थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, तो उस वक्त जेल में थे। तो उनको डार्लिंग की बड़ी मशहूर किताब चाहिए थी, द पेजेंट्स इन प्रॉस्पेरिटी एंड डेट। तो वो किताब भी अपनी किताबों के साथ साथ उन्होंने लिख के भेजी कि डॉक्टर आलम के लिए ये किताब चाहिए। और वो जो जानते हैं सोशल साइंटिस्ट, तो आज भी वो क्लासिक किताब है, डार्लिंग की जो किताब है, द पेजेंट्स इन प्रॉस्पेरिटी एंड डेट। तो वो उन्होंने डॉक्टर आलम के लिए मंगवाई। तो वो सबके लिए सब कुछ करना चाहते थे। और अब चूंकि बातें तो बहुत लंबी की जा सकती हैं और शायद काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा जो राजपाल के ज्योग्राफिकल दिल्ली वाले उससे जुड़ी हुई हैं, मैं उसके बारे में थोड़ी सी हल्की फुल्की चर्चा कर दूं कि कश्मीरी गेट में मैंने मीरा जी से पूछवाया था, एक बार विश्वनाथ जी के रहते भी मैंने पूछवाया था कि कश्मीरी गेट में एक फोटोग्राफर हुआ करते थे, जिस फोटोग्राफर से मैंने 8 अप्रैल को उन्होंने असेंबली में बम फेंकना था, तो 3 या 4 अप्रैल को भगत सिंह और दत्त, ये कश्मीरी गेट में इस फोटोग्राफर जिसका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, तो उसके पास वो आए, दोनों ने फोटो खिंचवाए। और वो फोटोग्राफर भी देखिए कि कितना इनका वो मैंने रखता था ख्याल, कि उसके बाद यशपाल, मैंने यशपाल ने अपने संस्मरणों में लिखा कि 11 अप्रैल को वो उससे नेगेटिव लेकर आए। और आप जानते हैं कि 12 अप्रैल को पहली बार जो भगत सिंह और दत्त का मशहूर फोटो है, हैट वाला, और साथ उनके दोनों का साथ साथ ही चलता रहा है क्योंकि दोनों भूख हड़ताल पे भी साथ थे। और वो 12 अप्रैल 1929 को पहली बार, 11 अप्रैल को यशपाल खुद अपने से अवलोकन में उन्होंने लिखा है कि हालांकि उनसे नेगेटिव मैंने
बनवाने के बाद उनके पास गए थे जयदेव कपूर, लेकिन फ़ोटो कलेक्ट करने के लिए बाद में फिर यशपाल गए। तो 12 अप्रैल को वंदे मातरम में, आप नेशनल आर्काइव में जाके देखिएगा, मैंने अपने कई जगह उसको शाया भी किया है, उसकी मैं कॉपी लेकर आया था। 12 अप्रैल 1929 के वंदे मातरम जो लाहौर से छपता था, उसमें पहली बार वो भगत सिंह और दत्त का फोटो छपा। और उसके बाद 18 अप्रैल को मैंने दिल्ली से हिंदुस्तान टाइम छपता था, तो उसका भी रिकॉर्ड मेरे पास है, उसको तो मैंने अपनी किताब अंग्रेजी वाली में भगत सिंह रीडर में शामिल भी किया है। तो 18 अप्रैल को हिंदुस्तान टाइम में फिर वही फोटो छपा। और इंटरेस्टिंग, रामनाथ थे वो, उस फोटोग्राफर शायद रामनाथ था उनका नाम। और उस फोटोग्राफर की बाकायदे वहाँ पे दिल्ली बम कांड में गवाही हुई। वो जो उनकी लाहौर बम कांड, दिल्ली बम कांड की प्रोसीडिंग छपी हुई है, उस प्रोसीडिंग में उनका बयान बाकायदे शामिल किया गया है। उसमें कई जगह हमने उसको जाहिर भी किया है, प्रकाशित भी किया है कि रामनाथ ने वो वहाँ बयान दिया कि हाँ जनाब, ये हमारे यहाँ से फ़ोटो खिंचवाने आए थे और वो फ़ोटो हमने खींची थी। अब वो देखिए कि उस फ़ोटो के लेके कई तरह के जो खालिस्तानी किस्म के लोग हैं, वो इस तरह का प्रचार भी करते हैं कि ये तो भगत सिंह का फ़ोटो ही नहीं है, ये तो भगत सिंह का नकली फ़ोटो है। जो लोग जो है इस तरीके से, मैंने जो धार्मिक अंधश्रद्धावादी है, वो इस तरीके की बातें भी करते हैं। तो खैर, तो वो तो मुझे नहीं पता चल सका। मैं अब भी प्रणव से ही कहूँगा कि अब वो युवा है तो वो थोड़ा पता करें कि रामनाथ का परिवार कहाँ है। जिस कश्मीरी गेट के फोटोग्राफर से वो खोटी बिल्कुल उनके शायद पास में थी, राजपाल एंड सन्स के आसपास में थी, तो वो दुकान तो बंद हो गई, कोई और वहाँ पे शायद आ गया, कुछ और बन गया होगा। लेकिन रामनाथ का परिवार कहाँ है, उसकी दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी वो कहाँ है, उसका ज़रा पता लगाएं तो ये हमारे लिए ऐतिहासिक रूप में ज़रा अच्छा होगा। हम चाहेंगे कि उसका, मैंने अंतिम बात मैं आपको बताऊं कि 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी होनी थी, 24 को होनी थी, मैंने उनको 23 का पता नहीं था। लेकिन 22 मार्च को शाम को प्राणनाथ मेहता, उनके वकील, उनसे मिलने आए। तो भगत सिंह इतने पढ़ाकू थे और इतना उनका था कि नई से नई किताब उनको जो है ना पढ़ने का तुरंत शौक होता था। वो, मैंने उनके बारे में कहा जाता है कि वो किताबें पढ़ते नहीं थे, निगलते थे। ही डेवर्ड बुक्स, मैंने इस तरीके से पढ़ते थे। तो उन्होंने ये उन दिनों एक किताब आई थी, रिमिनिसेंसेस ऑफ लेनिन, शायद क्रुप्सकाया की थी। तो उसका रिव्यू किसी अखबार में छपा हुआ, शायद ट्रिब्यून में देखा हुआ उन्होंने। तो उन्होंने प्राणनाथ मेहता से कहा कि मुझे ये किताब ला के दो। और प्राणनाथ मेहता, ये सब दोस्त थे आपस में, इनके वकील भी थे लेकिन बहुत करीबी, ये सब दोस्त भी थे। तो सुबह 11 बजे वो किताब ले आए और वो रिमिनिसेंसेस ऑफ लेनिन थी। कुछ लोग कहते हैं कि लेनिन की अपनी किताब थी, कुछ लोग कहते हैं कि वो, मैंने ये किताब थी, लेनिन के बारे में किताब थी। तो खैर, वो 4-5 बजे वो लग गए सुबह पढ़ने और वो शाम तक पढ़ते रहे। और जब शाम को उनसे कहा गया कि भाई अब आपको, तो उनको बताया शाम को ही गया 4-5 बजे कि फांसी आपको आज ही होगी। वो तो 24 के लिए तैयार थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनके चेहरे पे कोई शिकन तक नहीं आई कि 12 घंटे पहले हमें मैंने फांसी दी जा रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा लेकिन रुको, तो उनसे पूछ लीजिए कि आप कुछ करना चाहते हैं, आखिरी इच्छा वगैरह। तो उन्होंने ये कहा था कि हाँ ठीक है, मुझे और कुछ, मेरे वैसा कुछ नहीं है। लेकिन बेबे, उनका एक जेल का कर्मचारी था, दलित कर्मचारी, उसको वो सब प्यार से बेबे कहते थे। तो वो चिढ़ता भी था। तो कहते तुम मुझे बेबे क्यों कहते हैं यार? वो कहता देख, ऐसा है कि जो बच्चे की माँ होती है ना, शिशु की माँ, वो उसका मैला साफ करती है और तू पूरे समाज का मैला साफ करता है। तो तू तो बेबे है भाई, समाज की बेबे है, तेरा दर्जा तो बेबे से ऊपर है, तेरा दर्जा तो माँ से ऊपर है। तो वो, उसने कहा कि मुझे बस खाली उसके हाथ की रोटी खिलवा। तो वो, उसको कहा गया कि भाई तुम उसके हाथ की रोटी बना के लाने के लिए कहा गया। तो वो रोने लग गया। बोगा था उसका नाम, बोगा। उसके ऊपर शाहिद ने वहाँ पे अजोगा थिएटर ने इसके ऊपर एक पूरा प्ले बनाया है पाकिस्तान में, लाहौर में। वो हमें दिल्ली में भी दिखाया गया था, वो हमने देखा भी। तो वो प्ले में वो बोगा रोने लग गया। तो कह रहा मैं इतना बड़ा पाप कैसे करूँ, इतनी जाति के उसको। तो उन्होंने कहा नहीं, प्यार से कहा नहीं, हमें तेरे हाथ की खानी रोटी। तो वो, खैर वो रोटी वोटी बनवा के उन्होंने लेकर आया। तो लेकिन जब वो जाने का वक्त आया 6 बजे के करीब, तो 7 बजे उनको फांसी दी गई, 7 और 7:33 के बीच। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम रुको 2 मिनट।
दो चीज़ें हुई उस वक्त, असल में उस दिन दो चीज़ें हुई। एक उनका जो बहुत ही अच्छा चतर सिंह था, एक तरीके से वार्डर जेल का, तो उसने कहा बड़े प्यार से भगत सिंह को कि भगत सिंह, अब तू वैसे तो मानता नहीं है, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात मान ले कि तू अपना पंचग्रंथी कहते हैं सिख परंपरा में, कि तू जाते जाते पाठ कर ले। तो भगत सिंह ने बड़े प्यार से उसको गले लगा के कहा, चतर सिंह जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आप ये चाहेंगे कि मुझे जाते हुए लोग कहें कि ये तो कायर निकला, ये तो डरपोक निकला, सारी उम्र तो अपने आप को नास्तिक कहता रहा, अब जाते वक्त इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो ये चीज़ जो है वो उसने मैं नास्तिक क्यों हूँ में लिखी भी है कि लोग मुझे कहेंगे कि मैं अहंकारी हूँ, कि जो भगवान को नहीं मानता तो मैं अहंकारी हूँ। तो उसने कहा ठीक है, लोग मुझे अहंकारी मानते हैं तो माने, लेकिन मैं अपने विचारों पे दृढ़ हूँ। तो उन्होंने कहा, चतर सिंह जी, मैं जिन विचारों पे सारी उम्र दृढ़ रहा हूँ, अब मैं इस वक्त अपना ये विचार छोड़ दूँ तो मेरा क्या, मैंने मेरे व्यक्तित्व का क्या रहे। तो आपसे मैं प्यार से वो करता हूँ, लेकिन ये मैं आपकी बात नहीं मान सकता। तो खैर वो तब वो जो अंतिम क्षण उन्होंने कहा, अच्छा भाई, जो लेने आया था उनको फांसी पर ले जाने के लिए, अच्छा भाई 2 मिनट रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ये उनके अंतिम शब्द थे कि, और फिर उन्होंने वो अपना पन्ना मोड़ा जो किताब पढ़ रहे थे, और वो किताब रखी, और फिर उन्होंने कहा कि चलो। और उसके बाद से मैंने तीनों दूसरी कोठरियों से सुखदेव और राजगुरु निकले, अलग अलग कोठरियों में रखा जाता है, फांसी कोठरी कहा जाता है उनको, और तीनों एक दूसरे के गले लग के इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो वगैरह खूब जोर से नारे गुंजाते हुए और बड़े गीत गाते हुए, सरफरोशी की तमन्ना वगैरह, वो सब जो है वो फांसी के तख्ते के लिए चले। और वहाँ जाके उन्होंने, मैंने मजिस्ट्रेट से कहा, मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर लकी टू सी कि एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी कैसे फांसी पे हंसते हंसते चढ़ता है। बल्कि उसमें से उछल के अपने गले में राजगुरु ने सबसे पहले खुद ही फंदा डाल लिया, और उनका वो काले मुंह से, काले कपड़े से ढकने की कोशिश की गई, तो तीनों ने उतार के फेंक दी कि हम कोई मुजरिम हैं जो मैंने मुंह ढक के फांसी पे चढ़े। और तीनों इस तरीके से फांसी पे चढ़े। और पाश, क्रांतिकारी कवि पाश, अब तो साहित्य का मामला है, तो क्रांतिकारी कवि पाश, जिसको मैंने थोड़ा हिंदी में अनुवाद भी किया है, तो अपना एक पंजाबी में वो लिखा उन्होंने कि इस देश के युवाओं को, उन्होंने पंजाब के लिए कहा था कि पंजाब के युवाओं को भगत सिंह ने जो पन्ना लेनिन की किताब का पढ़ते हुए मोड़ा था, उस पन्ने को खोल के उससे आगे पढ़ना है। तो मैंने ये एक तरीके से देश के युवाओं के लिए उन्होंने ये संदेश दिया। भगत सिंह के ही शहादत के दिन पाश को भी खालिस्तानी आतंकवादियों ने शहीद किया 23 मार्च को 1988 को। लेकिन उन्होंने कहा कि इस देश के युवाओं को एक तरीके से यही भगत सिंह का अंतिम संदेश है कि वो भगत सिंह के छोड़े हुए काम को, यानी लेनिन का जो सिद्धांत है या लेनिन का जो विचार है, जो जिस तरीके का क्रांति लेनिन ने की अपने देश में, उस तरीके की क्रांति अपने देश में करें। और मैं समझता हूँ कि पाश ने इस तरीके से भगत सिंह को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि भी दी, और पाश ने ही उसी दिन शहादत पाके अपना भी गौरव बढ़ाया। इसी के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। पूरा 1 घंटा 3 मिनट हो गए हैं। शुक्रिया आपको इतनी देर तक बिठाए रखने के लिए। धन्यवाद।